नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे जो इवोल्यूशन है इंटरनेशनल रिलेशन का, यानी जो उदय है, जो कि लास्ट क्लास में हमने बात करा था कि हम जो इवोल्यूशन पार्ट है इंटरनेशनल स्टडीज़ का या इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसको दो संदर्भ में हम समझ सकते हैं या दो कंटेक्स्ट या दो थ्योरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसा कि आप एक बार यहाँ पे भी देख सकते हैं दोबारा से कि हम जब बात कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस के इवोल्यूशन की, किस तरीके से ये इसका जेनेसिस है, किस तरीके से ये उदय हो रहा है, तो हमने एक बात करा था कि एक तो ट्रेडिशन ऑफ थॉट, यानी जो चिंतन की परंपरा रही है, जो एंशियंट थिंकर रहे हैं, जो एंशियंट लिटरेचर रहा है, जो स्कूल ऑफ थॉट रहा है, ठीक है। जो और दूसरा जो बात हमने करा था वो था बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बड़ी घटनाएं। तो देखिए, जो बिग बैंग का यहाँ पे मीनिंग है आईआर के संदर्भ में, यानी ये एक तरह से इवोल्यूशन की बात कर रहा है, किस तरीके से ये जो डिसिप्लिन है, जो आईआर का जो विषय है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो उसमें जो बिग बैंग का जो मीनिंग है वो ये है कि वो प्रमुख घटनाएं या वो प्रमुख परिवर्तनकारी घटनाएं जिनसे जो आईआर का जो डिसिप्लिन है, जो विषय है, वो मजबूत हुआ है, यानी अग्रसर हुआ है, आगे बढ़ा है, ठीक है। वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसने जो ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इसको और अग्रसर कराया, यानी आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे जो बिग बैंग जो है वो किसको रेफर करता है? वो आपके मेजर्स ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स को बात करता है, ठीक है। अब ये जो इवेंट्स हैं ये डिपेंड करता है कि स्कॉलर कौन कौन से इवेंट्स को कंसीडर करते हैं कि हाँ, ये मेजर इवेंट है जिसने इंटरनेशनल रिलेशन को शेप करा है। तो जिसपे जो थिंकर हैं, जो इवेंट्स पे ज़्यादा सहमति प्रकट करता है, तो हम उन इवेंट्स को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि इन इवेंट्स के माध्यम से जो आईआर का जो डिसिप्लिन है वो आगे बढ़ा है। तो सबसे पहला जो बिग बैंग है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो है आपका पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। अब देखिए, जो पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ये 1648 में हुई थी, ठीक है, यानी वेस्टफेलिया का शांति समझौता। तो इसको कंसीडर करा जाता है कि ये प्रथम है, और इसको हम समझ सकते हैं कि इसी ने क्या करा है, जो आईआर का जो डिसिप्लिन है उसको अस्तित्व में लेके आया। अब देखिए, ये जो ट्रीटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम में ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स है, यानी ये वाले प्रिंसिपल को यहाँ पे पूरा करती है ये पीस ट्रीटी में। अब देखिए, हम बात करेंगे कि पीस ट्रीटी है क्या। देखिए, सबसे पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड कर लीजिए, ठीक है, कि यूरोप में क्या हो रहा है कि आप सबको पता होगा कि जो मिडल एज है, ठीक है, एक तरफ तो आपको क्या हो रहा है, रेनेसा आ रहा है, यानी पुनर्जागरण, कि एक तरह से नई नई थिंकिंग आ रही है, साइंस का उदय हो रहा है। जो पुरानी चीजें एक तरह से उनको एक तरह से एक 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 रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, एक पोप सिस्टम को रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल थॉट ऑफ है, ठीक है। तो ये दोनों थिंकिंग है अगर मिडल एज में हम बात करें, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में टकराव हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि चर्च में भी क्या है, करप्शन है, बहुत सारा इश्यूज है, आर्ट्स को लेकर अलग तरीके का है। और सबसे पहले जो आर्ट्स थी वो कहाँ पे, चर्च में आ रही थी आर्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये जो चर्च सिस्टम है या पोप सिस्टम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक तरफ तो आपके जो जो परिवर्तनकारी हैं, जिसे रिफॉर्मिस्ट बोल सकते हैं, और दूसरी तरफ जो है आपके ट्रेडिशनलिस्ट वर्सेस ट्रेडिशनलिस्ट भी कह सकते हैं, या फिर आप कंजर्वेटिव्स कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक टसल चल रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और वो डिस्प्यूट के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जो कारण है वो क्या है कि हो सकता है कि कोई भूमि विवाद से हो, ठीक है। कुछ ये बोल सकता है कि कोई डायनेस्टिक रिवाइवलरी हो, कि जैसे होता है ना कि एक किंगडम दूसरे किंगडम से हमेशा प्रतिस्पर्धा कर सकता है। तीसरा जो मैंने बताया कि रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हो, कि एक तरफ जो एक सेट ऑफ जो ग्रुप है
एक सेट ऑफ ग्रुप जो है, एक समूह का जो लोग है, वो क्या बोलता है कि नहीं, धार्मिक परिवर्तन होना चाहिए, या फिर उसको उस हम धर्म में सुधार करें। ठीक है, हम धर्म धर्म में क्या करें, सुधार करें, वाणिज्य को बढ़ाएं। ठीक है, और भी चीजें। और दूसरी तरफ कह रहा है कि नहीं, ये जैसा चलता आ रहा है वैसे चलते रहे। ठीक है, तो वो जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ तो प्रोटेस्टेंट हो गए और एक तरफ आपके जो कैथोलिक हो गए, जो उस टाइम पे बहुत डोमिनेंट थे। ठीक है, और क्या हो सकता है, कमर्शियल कंपटीशन, कि जैसे जैसे रेनेसा आ रहा है, कमर्शियल कंपटीशन की तरफ भी आगे करें। तो ये कॉजेज है। ठीक है, ये कारण है, मगर हो किसके बीच में रहा है, ये दो ग्रुपों के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये जो युद्ध है ये क्या है, फ्लूइड है, मतलब अस्थिर है, कि गठबंधन भी हो रहे हैं और संधियां भी हो रहे हैं। तो इस वॉर के अंदर ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, और लार्जली अगर हम देखें तो ये स्ट्रगल है किसके बीच में, एक तरफ तो आपका जो जर्मन प्रोटेस्टेंट प्रिंसेस है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखें तो जो सेट ऑफ पावर्स हैं, जो यूरोपियन पावर्स है, जिसमें फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, और भी जो यूनाइटेड प्रोविनेंसेस हैं, तो ये सब लड़ रहे। ठीक है, आपस में लड़ रहे। तो ये मतलब कहने का मतलब एक तरीके से ये मान लो ये 30 साल का युद्ध था। और जैसे कि देखिए कई बार ना, ये तो अपनी सोसाइटी में भी दिखेगा। देखिए, जब भी वॉर होता है, जब भी युद्ध होता है, युद्ध के बाद हमेशा एक संधि होती है, ट्रीटी होती है। ठीक है, और देखिए कई बार बोलते हैं ना कि लड़ाई से फैसलों का हल नहीं होता, वो लड़ाई के बाद भी आपको बैठना ही होगा एक एक विचार करने के लिए। ठीक है, तो हर लड़ाई के बाद एक संधि हुई है। तो ये जो 30 सालों तक का युद्ध था ना, जो 1618 से स्टार्ट हुआ, वो कब खत्म होता है, ये 1648 में जब पीस ट्रीटी होती है। ठीक है, यानी जो समझौता होता है, युद्ध विराम समझौता या शांति समझौता जो होता है वेस्टफेलिया का। देखिए, ये जो बैकग्राउंड तो हमने समझ लिया, मगर इस पीस ट्रीटी से जो निकला है ना, वो हमारा मेजर पॉइंट है। जो आईआर के अगर हम संदर्भ में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में बात करें, जो निकला है, जो इसका आउटकम है ना, वो हमारा स्टडी का सब्जेक्ट है। तो इस ट्रीटी से निकला क्या, देखिए पहले टाइम पे क्या होता था, जो यूरोप था ना, एक तरीके से वहाँ पे जो बॉर्डर्स है ना, वो डिवाइडेड नहीं थे, एकदम क्लियर कट बाउंड्री नहीं थी कि हाँ ये यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा, ये यहाँ से जर्मनी स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से। तो क्लियर कट कोई बाउंड्री नहीं थी। ठीक है, और कोई सॉवरेनिटी नहीं थी, हर कोई किसी ना किसी के देश के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था। आज के टाइम पे देखो कि आज के टाइम पे हमें पता है ना कि बॉर्डर है, बॉर्डर के उस तरफ बांग्लादेश है, इस तरफ इंडिया है, उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। तो ये एकदम क्लियर बाउंड्री हमें पता है कि यहाँ से इंडिया स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से कोई दूसरा देश शुरू हो जाएगा। तो ये जो पीस ट्रीटी है ना, सबसे पहला जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रखा, प्रोवाइड करा कि प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी की संप्रभुता का सिद्धांत। ठीक है, अब संप्रभुता का सिद्धांत की मान लीजिए कोई कंट्री ए है, तो ये क्या है, अपने डिसीजन को लेने के लिए बाहरी तौर पे एकदम स्वतंत्र है, यानी कोई बाहर की कंट्री इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। और दूसरा, कोई आंतरिक फैक्टर, यानी जैसे मान लीजिए अगर इंडिया का एग्जांपल लेके चले हम, कि देखिए अगर इंडिया कोई फॉरेन पॉलिसी, यानी जैसे नेम को परस्यू करती है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को परस्यू करती है। ठीक है, कि गुटनिरपेक्षता का जो नीति है हम अपनाते हैं, तो उसे किसी भी तौर से बाहरी ताकतों से कोई प्रभाव ना हो कि नहीं हम नहीं अपनाएं। ठीक है, इस मामले में फिर हो। और दूसरा, आंतरिक तौर पे, यानी जो एक देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आंतरिक और बाहरी दोनों स्वरूप से स्वतंत्र होना ही संप्रभुता है। यानी आप एकदम फ्री हो, आपके पर कोई बंदिश नहीं है कि आप इस तरीके का फैसला लो।
ठीक है। तो ये जो संप्रभुता का सिद्धांत है कि कोई एक देश दूसरे के देश के अंदर कोई किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये लेके आया आपका ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ठीक है। दूसरा जो प्रिंसिपल लेके आया, द प्रिंसिपल ऑफ लीगल इक्वालिटी अमोंग स्टेट, कि हम ये करेंगे कि जितने भी यूरोप के ये जो देश हैं सबकी ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, और सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, बराबर है, लीगल इक्वालिटी है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई देश छोटा सा है तो उसकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट कम है क्या, नहीं, सबका इक्वल है, तो लीगल इक्वालिटी का लेके आया। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में भी लिखने हैं। ठीक है। तीसरा, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट। ठीक है, कि हस्तक्षेपता मतलब आप किसी दूसरे के देश के अंदर जो घटनाएं हैं उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपका जुरिडिक्शन से बाहर है। मान लीजिए एक कंट्री है जर्मनी, ठीक है, और एक कंट्री है फ्रांस। फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है ये जर्मनी नहीं, इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। कई बार जैसे आप सबने सुना होगा कि जब हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बोलते हैं कि इट इज अवर इंटरनल मैटर, हम अपने इंटरनल मैटर को जैसे मर्जी डील करें। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल लेके आया है, नॉन इंटरवेंशन का प्रिंसिपल लेके आया। अब देखिए जो चौथा पॉइंट लेके आया, क्या लेके आया, रिडक्शन ऑफ द रोल प्लेड बाय रिलीजन। अब देखिए जो धर्म, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो मध्यकालीन यूरोप है ना, वहाँ पे क्या है, चर्च और पोप का बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप है। ठीक है, पॉलिटिक्स में चर्च और पॉप का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जो चौथा प्रिंसिपल ये जो लेके आया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ये बोला है कि नहीं, धर्म का क्षेत्र अलग है और राजनीति का क्षेत्र अलग है। ठीक है, यानी धर्म द्वारा निभाई गई भूमिका को कमी करना चाहिए, यानी कमी कि राजनीति के अंदर हम धर्म की जो रोल है, जो भूमिका है, उसको कम करें। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा जो पॉइंट है, रिकॉग्नाइजिंग नो सुपीरियर अथॉरिटी ओवर सॉवरेन स्टेट। ठीक है, मान लीजिए कोई एक सॉवरेन स्टेट है जर्मनी, इसके ऊपर और कोई सुपर अथॉरिटी नहीं है, और कोई सुपर अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल करे, क्योंकि ये सॉवरेन है। ठीक है, अब जैसे मान लो आज के टाइम में तो इन्हीं देशों ने, जो यूरोप के ये जो देश हैं, इन्होंने ही अपना एक यूरोपियन यूनियन बनाया है ना, मगर सहमति से बनाया यूरोपियन यूनियन। तो मतलब एक देश के ऊपर क्या है, एक यूनियन भी है कुछ कुछ मामलों में, जैसे इकोनॉमिक मैटर में। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, ये भी कुछ कुछ मामलों में एक देश से ऊपर है, मगर जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि कोई भी सॉवरेन स्टेट से ऊपर कोई सुपर अथॉरिटी नहीं होगा। ठीक है, सुपर अथॉरिटी यानी उस देश से ऊपर कोई देश या फिर कोई पावर जो उसे इन्फ्लुएंस करती हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि नहीं हो, नो सुपर अथॉरिटी ओवर एनी सॉवरेन स्टेट। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट ये निकल के आता है। छठा पॉइंट, फंडामेंटल राइट ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब देखो ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है ना, ये बहुत वेग है कि अपने लिए अपना फैसला लेने का अधिकार, एक तरीके से राजनीतिक आत्मनिर्णय का मौलिक अधिकार। यानी आप चाहो तो ईयू का पार्ट बन सकते हो और ईयू से निकल भी सकते हो। तो जो ब्रेक्जिट हुआ था, याद होगा आपको कि ब्रिटेन निकल गया था ईयू से। तो ये क्या है कि जो देश चाहें तो वो किसी का पार्ट बन सकते हैं, किसी से संधि कर सकते हैं और किसी संधि से निकल सकते हैं। तो ये जो 5 या जो 6 जो आयाम दिए, ये महत्वपूर्ण है। और इसी ने आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्टैब्लिश करा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध किससे बनता है, मैंने बताया था ना कि ये क्या है, इंटरेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो इंटरेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले कोई सॉवरेन तो होगा
नहीं, अगर सॉवरेन ही नहीं है, कोई आजाद, कोई प्रभुत्व देश ही नहीं है, कोई संप्रभु देश ही नहीं है, तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा? वो तो किसी और के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, इक्वालिटी नहीं है, अगर लीगल इक्वालिटी नहीं है स्टेट्स के बीच में, तो होगा कि हर कोई एक दूसरे का दबदबा बनाता रहेगा। अगर नॉन इंटरवेंशन नहीं होगा तो हर कोई देश इंटरवीन करता रहेगा दूसरे के देश के, तो ये जो आईआर है ये तो स्टैब्लिश ही नहीं होगा। तो इसीलिए कंसीडर करा जाता है कि आईआर के स्टैब्लिशमेंट में जो सबसे मेजर इवेंट है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट है, वो क्या है? वेस्टफेलिया का शांति समझौता। तो ये पांच जो जो पांच या जो 6 पॉइंट हैं, ये जो 6 पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना। ये पूरे आपके जब तक आईआर रहेगा ना, आपको ये याद रहना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से क्या, और ये डेट जरूर याद रखना। आपके नेट एग्जाम में भी हर जगह पूछा जाता है, जब भी आईआर का आपका ये पूछा जाएगा। और देखिए, इसको ना एक तरीके से यहाँ इस वाले पॉइंट को एक पॉइंट में ऐड करना भूल गया, पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है कि यहाँ से मिलिट्री सिस्टम भी आता है। ठीक है, जो देश हैं वो अपने अपने सेल्फ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी अपनी मिलिट्री बनाएंगे, क्योंकि पहले टाइम पे तो इतना ऑर्गेनाइज मिलिट्री सिस्टम नहीं था। तो ये पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलिट्री यानी जो सैन्य है, अब वो अपना बना सकते हैं। अब देखिए, जो दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरा जो बिग बैंग बोल सकते हैं, ठीक है, ये लिख ही देते हैं पूरा, बिग बैंग इवेंट कह सकते हो आप इसे, ठीक है, और प्रोसेस भी कह सकते हो। ठीक है, वो आता है आपका यूरोपियन कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म भी कह सकते हो। ठीक है, यानी यूरोपीय साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद। ठीक है, अब ये दूसरा इवेंट है, एक तरीके से ये दूसरा प्रोसेस है। कैसे? अब देखिए, अगर आप देखोगे तो कॉलोनियलिज्म था क्या? एक फोर्सफुल इंटीग्रेशन था। क्या था? एक फोर्सफुल इंटीग्रेशन था। कैसे था? कि एक तरफ आपका कोर कंट्री था, ठीक है, और आप एक तरफ आपका दूसरा जो सैटेलाइट कंट्री था। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? प्रोसेस चल रहा था कि ये आपको रॉ मटेरियल देगा, रॉ मटेरियल, ठीक है, और ये आपको क्या देगा? ये सैटेलाइट कंट्री को क्या देगा? ये फिनिश गुड देगा, फिनिश, सॉरी, रॉ मटेरियल ये इस तरफ देगा और ये फिनिश गुड्स या कमोडिटी कह सकते हो आप। ठीक है, तो एक तरह से हम क्या बोल रहे हैं? इसको फोर्सफुल इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। तो इसने भी, यूरोपियन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद ने भी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देश है वो कैसे एक्सचेंज करें, मगर यहां पे देखो नेचर क्या है? फोर्सफुल, दबावकारी, दबावकारी। ठीक है, उस तरीके से है। ठीक है, फोर्सफुल है कि जबरदस्ती जो कॉलोनीज है, इसको कॉलोनीज भी बोल सकते हो, कॉलोनीज जो है उनको जबरदस्ती, जो कोर कंट्री है यानी जो 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 अपना रूल स्टैब्लिश कर रखा है जबरदस्ती, उससे एक्सचेंज हो रहा है जबरदस्ती। तो इसने भी क्या करा कि एक तरीके से जो आईआर है उसको आगे लेके गया। ठीक है,
यानी देखो इसको इस तरीके से भी देखो कि जैसे कोई बहुत सारे देश थे जो इंटरनेशनल व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है, उन देशों को भी जबरदस्ती से ये क्या करने लगे, जोड़ने लगे, धीरे 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 एक नेटवर्क बनाने लगे, ठीक है। इस कंट्री का कौन सा है, कॉलोनीज ये है, फिर ठीक है, फिर ये कंट्री दूसरी कॉलोनीज से डील कर रही है, ठीक है, ये कंट्री एक दूसरे पावर से डील कर रही है, ठीक है, फिर इससे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो एक तरह से नेटवर्क बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है, मगर ये फोर्सफुल है, ये भी ध्यान रखना, इसका इससे हो रहा है। तो ये जो फोर्सफुल तरीके से हमने इंटीग्रेशन की बात करी। अब देखिए ये इसमें क्या है, यूरोपियन साम्राज्यवाद और सॉरी यूरोपियन कॉलोनिज्म एंड यूरोपियन इंपीरियलिज्म, और या फिर हम कह सकते हैं जो यूरोप का साम्राज्यवाद है और उपनिवेशवाद है, ये क्या है, फोर्सफुल है। और आज के टाइम पे देखें जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, ये फोर्सफुल है या नहीं है, ये आपको एक बार सोचना है। मगर ये भी इंटीग्रेट कर रहा है। देखो अल्टीमेट एम क्या है, इंटीग्रेशन ही तो है एम, कि एकीकरण करना, ठीक है, इंटीग्रेशन ही तो एम है। मगर यहां पे फोर्सफुल का एंगल है या नहीं है, ये आपको डिबेटेबल है, या आपको सोचना है, ठीक है। और आगे किस तरीके से देखें, अब देखिए आप देखिए कि जब भारत एक तरीके से गुलाम था, तो हमारे जो नेता जो थे, जो बड़े लोग थे, वो पढ़ने कहाँ जाते थे, यूरोप में जाते थे। जो यूरोप के जो वैल्यूज हैं, यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जो वैल्यूज हैं कि जैसे एक नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं। और फिर ये कहाँ जा रहे हैं, जो सैटेलाइट कंट्री है या जो कॉलोनीज है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फिर इन कंट्रीज के मुकाबला कर रहे हैं कि नहीं आप हमारे ऊपर गलत तरीके से शासन कर रहे हो, हमें भी सेल्फ रिस्पेक्ट का वो है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए भी हमारा भी अधिकार है, ठीक है, स्वराज का जो अधिकार है, ठीक है। तो ये सब आ कैसे रहे, ये यूरोपियन कॉलोनिज्म से ही आ रहे हैं, ठीक है, यूरोपियन वैल्यूज ही आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ। तो ये जो वैल्यूज आए, फिर यहाँ पे जो स्ट्रगल मूवमेंट्स हैं ये मजबूत हुए, फिर जाके आज़ाद हुए, फिर दोबारा से अलग अलग संधि से ये इंटरेक्ट करने लगे। तो ये प्रोसेस जो है ना, इसने भी एक तरीके से जो आईआर के अंदर ना एक बिग बैंग का ही काम करा है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटना के तौर पे ही काम करा है इसने, ठीक है। तो इसलिए हम इसको दूसरे पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो बिग बैंग है, बिग बैंग वो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। अब इसको भी हम एक बिग बैंग के तौर पे ही समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, जब भी इवोल्यूशन होता है। देखिए हमने जब शुरू में बात करी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही इसके चेयर्स बनने लग गए, यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या चेयर्स बनने लग गए, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है वर्ल्ड वॉर के अंदर, हो क्या रहा है कि जैसे जो इंपीरियल पावर्स है, ठीक है, जैसे जो जर्मनी हो गए, ठीक है, इनका क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोप के बाहर क्या हो रहा है, जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके बाहर क्या हो रहा है, ये जर्मनी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और एक तरह से एक कंपटीशन हुआ है यूरोप के अंदर, क्या चल रहा है, एक कंपटीशन चल रहा है कॉलोनीज को बनाने का, ठीक है, अपनी अपनी पावर को आगे बढ़ाने का या फिर फैलाने का, अपने अपने सैटेलाइट्स क्रिएट करने का, जो सैटेलाइट्स हैं उनको क्रिएट करने का, यानी उनसे वो मध्यवर्ती वस्तु मिले, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या चल रहा है यूरोप में, हमने बात करी थी
इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ठीक है, यानी औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, साइंस भी इमर्ज कर रहा है, या टेक्नोलॉजी कह लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस भी लिख लो यहां पे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रहा है, ठीक है। और इसी प्रोसेस में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है वो एक कैसी है, एक कंपटीशन आ गया है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हमें मध्यवर्ती वस्तु भी चाहिए और हमें दूसरे देशों को सैटेलाइट भी बनाना है, दूसरी तरफ हमें अपना डेवलपमेंट भी करना है। जिससे क्या हुआ कि यूरोप के देशों में ही आपस में क्लैशेस हो गए, टकराव हो गए, ठीक है, लड़ाइयां छिड़ गई, ठीक है। क्योंकि हर देश क्या चाहता है, अपना डेवलपमेंट चाहता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, नेशनल इंटरेस्ट, हर कोई चाहता है। तो इन सभी प्रोसेस में, इस प्रोसेस में कोई देश क्यों पीछे रहे? तो इस वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। तो जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, यानी विश्व युद्ध शुरू हो गया, विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये आईआर को समझना लोगों ने स्टार्ट करा। तो सबसे पहला जो चेयर मैंने बताया था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में शुरू हुआ या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में शुरू हुआ? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में इसका फर्स्ट चेयर आया, ठीक है, 1919 में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मत लिख देना, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक स्टडी शुरू हुई कि ये युद्ध जो होते हैं, ये जो वॉर है, ये क्यों होते हैं, युद्ध क्यों होते हैं, ठीक है, ठीक है, इनके कारण क्या हैं, कारण। और इसको डील करने के लिए कौन आएगा आगे? डेफिनेटली आपका डिसिप्लिन आईआर, ठीक है, क्योंकि चेयर भी इसीलिए बनना, ठीक है। पीस के क्या मायने हैं, जैसे युद्ध क्यों होते हैं, कारण क्या है, शांति कैसे बनाई जाए, ठीक है। फिर 1920 के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इसके ब्रांच आने लगे कि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में ये एक अलग ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड वार का जो फिनोमिना है, सॉरी, जो वर्ल्ड वार का जो इवेंट है, इसने भी एक तरह से आईआर को आगे बढ़ाया है। और देखो इसी वर्ल्ड वॉर में ही ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही आप सब देखते हो कि जो थिंक टैंक है, आज भी आप देखोगे इंडिया में क्या है, थिंक टैंक बहुत सारे हैं, थिंक टैंक, थिंक टैंक, ठीक है, ये सब भी स्टार्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। बहुत सारे थिंक टैंक हो गए, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, बहुत सारे ये जो थिंक टैंक्स हैं ये सामने आए आपके, ठीक है। इंटरनेशनल पीस थिंक टैंक्स बहुत सारे। तो ये, और इन थिंक टैंक्स ने क्या करा, इसी डिसिप्लिन को आगे स्टडी करने का भी काम करा। तो ये इस तरीके से इमर्ज हो रहा है हमारा जो डिसिप्लिन है। फिर आप देख रहे हो लीग ऑफ नेशन भी आ रहा है। क्या आ रहा है? लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, ये सब इसी में आ रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब जो तीसरा जो इवेंट है, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वो हम कह सकते हैं जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो इवेंट है वो है दूसरा विश्व युद्ध, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो क्यों रहा है कि जैसे जर्मनी हो गया, ठीक है, एक तरफ आपका जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये सब अनहैप्पी हैं, ठीक है। जो वॉर के बाद, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सिचुएशन सामने आई, जो स्टेटस बना, उससे ये क्या है, अनहैप्पी हैं, ठीक है। नहीं, हमें दोबारा से जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला, ठीक है, स्पेशली जर्मनी एंड जापान,
ठीक है, जिसने क्या करा कि जब ये अनहैप्पी थे तो फिर जो लीग ऑफ नेशन है वो भी आपका क्या कर गया, कोलैप्स कर गया, कि ये एक तरह से खत्म हो गया। और क्या हुआ, आपका दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब दूसरे विश्व युद्ध में क्या था, आप सबको ये कहानी पता होगा, एक तरफ अलाइड पावर्स थी, दूसरी तरफ आपकी एक्सिस पावर थी, ठीक है, यानी मित्र देश और धुरी राष्ट्र, यानी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन दोनों के बीच में पावर चल रहा है, पावर स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। और लास्ट में होता क्या है कि जो जर्मनी और जापान है वो सरेंडर कर देते हैं, या जर्मनी के ऊपर जो कब्जा हो जाता है जापान सरेंडर कर देता है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये इस तरीके से रहा। आपने देखा कि जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत भयानक रहा, ठीक है। दूसरा, और हम देखें क्या कि जो रियलिस्ट बिलीव था, जो यथार्थवादी जो कहते थे कि ये जो वार है ना ये क्या है, ये ना खत्म होने वाली चीज है, ठीक है। एक तरह से क्या है, ये बनी हुई है, मतलब इसे आप रोक सकते हो मगर खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तरह से फिर दोबारा से ये जो वॉर की जो पॉसिबिलिटी है ये हमेशा सामने आई, तो सामने आई। और इसने क्या करा, जो आईआर का यही इसी ने शेप करा कि यही सेंट्रल इशू है, ठीक है, क्या ये सेंट्रल इशू है और इसी प्रॉब्लम को हमें डील करना है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसने इस तरीके से इम्पैक्ट करा। और दूसरा पॉइंट अगर ऐड करो तो देखो, बाकी देखो यूरोप में तो ये वॉर, ये देश जो थे इन्होंने सरेंडर करा, जापान ने सरेंडर करा जर्मनी में, मगर हो क्या रहा है कि जो कॉलोनियल पावर्स थी जैसे ब्रिटेन हो गया, ये सब क्या हो गए, वीक, कमजोर होने लगे, वीक होने लगे, ठीक है। वीक होने का फायदा क्या हुआ, एक डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ कॉलोनीज में, ठीक है। क्या हुआ, डीकोलोनाइजेशन, जो एशिया अफ्रीका के जो देश हैं वो धीरे धीरे अपने आज़ादी का मूवमेंट्स को स्ट्रांग करने लगे। और इससे क्या हुआ कि जो आईआर की जो बाउंड्री थी जो केवल यूरोप तक सीमित थी, अब ये जो नए नए राष्ट्र निकल के आ रहे थे, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो लीग ऑफ नेशन में भी बहुत सारे देशों को जगह ही नहीं मिली, क्योंकि कोई उनको स्टेट कंसिडर ही नहीं कर रहा था। जब ये धीरे धीरे ये जो बड़े बड़े देश जो थे, जो साम्राज्य जिन्होंने बना रखा था, वो कमज़ोर होने लगे, टूटने लगे, अपनी अंदरूनी का कला के कारण वो कमज़ोर पड़ गए, शासन नियंत्रित नहीं, वो अपने देश को वापस लौट रहे। तो इसमें क्या हुआ कि जो आईआर है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब ये जो देश है, जो नए नए देश आए हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, बहुत सारे नए नए जो देश आए हैं, वो अब अपने इंटरनेशनल स्तर पर अपनी आवाज़ रख रहे हैं, ठीक है, शामिल हो रहे हैं। तो जो आईआर का जो बाउंड्री है अगर आप देखो, वो केवल अब यूरोप नहीं है। पहले क्या चल रहा था, सारा यूरोप में चल रहा था, बाकी सारे देश तो क्या था, गुलाम थे। तो यूरोप से क्या होता है, ये एक्सपैंड होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। अब ये एशिया की कंट्रीज भी, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, ये सब सब अब वो बड़े सिस्टम में आना शुरू हो गए। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने क्या करा, इन जो बाउंड्रीज है इंटरनेशनल रिलेशंस की, या ये जो इंटरनेशनल की जो बाउंड्री है उसको आगे बढ़ा के लेके गया। तो जब ये बाउंड्री को बड़ा करके गया तो आप सब क्या देखते हैं, यूएनओ स्टैब्लिश होता है, ठीक है, ब्रेटन वुड सिस्टम स्टैब्लिश होता है, यूएनओ क्या था, बहुत सारे देशों का समूह। ब्रेटन वुड सिस्टम कि हाँ अब हमें विश्व स्तर पे, जब हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम आ रहे हैं तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रहेगी। तो क्या बोला गया कि जो गोल्ड है उसके द्वारा, मतलब गोल्ड जो करेंसी है वो मेन करेंसी रहेगी जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी सिस्टम में अगर हम देखें ध्यान से तो जो गोल्ड है उसको क्या बोला गया कि जो गोल्ड है, गोल्ड वॉज द बेसिस ऑफ यूएस डॉलर, कि गोल्ड का ही बेसिस तो यूएस डॉलर होगा। तो ये जो ब्रेटन वुड सिस्टम है आज भी एप्लीकेबल है, ठीक है।
एक तरीके से देखे तो ध्यान से, कि गोल्ड का जो बेसिस है, मगर ये फिर तोड़ दिया गया था कि गोल्ड बेसिस नहीं होगा, ठीक है। वो आपको इकोनॉमिक्स में आपको पता चलेगा, ठीक है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की कैसे ये गोल्ड हटता है। कि देखो बेटन वुड सिस्टम में तो ये कर दिया कि गोल्ड का क्या होगा, गोल्ड वॉज द बेसिस फॉर यूएस डॉलर, मगर ये बाद में हटा देते हैं, ठीक है। और बाकी करेंसी क्या करेंगी, वो गोल्ड जो अपनी बाकी देश की जो करेंसीज हैं और भी जो करेंसीज हैं वो किससे compete कर, वो इससे डॉलर से, और डॉलर किससे, डॉलर का बेसिस क्या होगा, गोल्ड होगा, ठीक है। फिर आप जब देखते हो कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो फिर ये दो देश सामने आते हैं, ठीक है, एक यूएसए और एक तरफ आता है आपका यूएसएसआर, ठीक है। फिर इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये दो सुपर पावर, इनके बीच में फिर एक आइडियोलॉजिकली रिवाइवली इनके बीच में शुरू हो जाती है, एक आर्म रेस शुरू हो जाती है, और भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, प्रॉक्सी वॉर्स, ये सब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और ये नए इश्यूज हो जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में समझने के लिए, जैसे आर्म रेस को समझना, प्रॉक्सी वॉर को समझना, ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर को समझना, ठीक है, आइडियोलॉजिकल रिवाइबिलिटी को समझना, ये सारे इशू क्या हो जाते हैं, आईआर को पढ़ने के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोल्ड वॉर को समझना, ठीक है, ये जो न्यू इश्यूज आए, नए नए समस्याएं हैं, इनको समझना भी एक आईआर का काम, प्रमुख कार्य हो जाता है। तो इसलिए हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बोलते हैं कि ये भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट है, इसलिए हम बिग बैंग के अंदर इसको रखते हैं। और भी ऐड करना चाहो तो जैसे नेम मूवमेंट निकला, इसको स्टडी करने के लिए, बाकी जो जो ग्लोबल साउथ है वो किस तरीके से सोचता है आईआर को, तो ये सब स्टडी के नए न्यू पॉइंट बने आईआर के अंदर, ठीक है। और जो चौथा जो ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट जिसे आप रख सकते हैं वो आपका है एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। अब इसने करा क्या, ये एक तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड, अब देखिए एंड ऑफ कोल्ड वॉर या फिर कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, इसको रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा मेजर इवेंट है, ठीक है। इसने क्या करा, एक तरह से नए जो संभावनाएं और नए नए जो चुनौतियां उसको जन्म दिया, ठीक है, कि आप यूएस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप यूएस के साथ बने रहेंगे तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। और भी जो ग्लोबल लेवल पे कोल्ड वॉर ने चेंज लेके आया, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, जो कोल्ड वॉर के बाद जो चेंजेस आए, दूसरी तरफ ये भी मिला कि जो रियलिज्म है ना वो भी एक सफिशिएंट मेथड नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के उसमें रहते हैं तो कई बार वो भी आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको डैमेज करता है। जैसे हम देख सकते हैं केस ऑफ यूएसएसआर कि कैसे उसका कोलैप्स हुआ, ठीक है। और अल्टरनेटिव थ्योरीज भी इस चेंज को या फिर इसको समझाने में असमर्थ हुई। फिर हम देखते हैं कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट्स है, ठीक है, तो हम एक तरफ ये लिख सकते हैं जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो चैलेंजेस हैं वो नए इंक्रीज हुए। फिर हम देखते हैं कि जो जो NAM है, जो नेम है वो भी वीक हो गया कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है। एक तरह से कई बार 12th क्लास में ये पूछा ही जाता है कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या अभी भी प्रासंगिक है समकालीन राजनीति में। तो ये सब ये डैमेज होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। नए नए हब्स खुलने लगे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का उदय हो गया एक मजबूत तौर पे, ठीक है। EU बन के आया सामने, ठीक है। और EU किसके, एक तरह से बहुत करीब है अमेरिका के, ठीक है। और नेटो सामने आता है एक बहुत बड़ी पावर बन के, ठीक है। WTO आता है, ठीक है। और क्या है, अगर हम देखें ध्यान से तो ग्लोबलाइजेशन भी, ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड है। टेक्नोलॉजीज वो ज़्यादा प्रमुखता से हावी होती जा रही है यूनिपोलर वर्ल्ड में, ठीक है।
तो ये सब इम्पैक्ट्स हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर है ये भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट है, क्योंकि वर्ल्ड तो यूनिपोलर हो ही गया। ठीक है। अब अगर जब चाइना का राइस होगा या इंडिया का एक राइस होगा तो आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। राइज ऑफ चाइना। ठीक है। ग्लोबल ट्रेड वॉर। ठीक है। जो ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, उसको भी आप एक इवेंट, एक बिग बैंग बोल सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें समाहित हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो बिग बैंग वाला है ये यहाँ पे हम अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन भी आप रख सकते हैं। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन भी रख सकते हैं कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद ये सब चीज़ें आई, फिर एक पांचवा जो बिग बैंग है आपका ग्लोबलाइजेशन है, जो कि फोर्सफुल इंटीग्रेशन नहीं है बट एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन है कि आपको उस स्ट्रक्चर में आना ही होगा जब भी आपको फायदा होगा। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट के तौर पे आप रख सकते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई कमेंट हो आपका, कोई सजेशन हो तो आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।